सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीएसओ का कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम किसी टॉपिक पे बात करें। और और मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, खुशाइन समझता हूँ कि आज के दौर में, जिस दौर में हर तरफ पोलराइजेशन का जो टॉपिक भी हमारा वो है और डायलॉग ख़त्म हो गया है बिल्कुल। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, किस तरफ चीज़ें जा रही है, अनार्की की सिचुएशन है। उस सूरत में एक डायलॉग का प्रोसेस शुरू करना और रेगुलर वीकली बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को अपने आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करने की तरफ लेके जाना एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप है और खुशाइन है, जिसके मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में बड़े बेहतर असरात मरतब होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसका डायनामिक ऑफ सोशो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना। मतलब इसको आप एक दो तीन या छोटी मोटी सिटिंग्स में नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, क्योंकि जब बात करते हैं आप सोशो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब मुश्किल काम है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अंडरस्टैंड करना, और उसमें आपके मेथड को, किस मेथड को लेके आपने अंडरस्टैंड करना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मगर हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जितना हो सके सम अप करें, जितना टू द पॉइंट चीज़ों को लेके चलें। बाकी जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कंट्रीब्यूशन होगी, तो उस टाइम कोशिश करेंगे कि हम उसको आंसर भी कर सकें। ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस डिस्कशन के अंदर दो एस्पेक्ट को देखूँ। एक एकेडमिक डिस्कशन है जिसको प्योर हम थ्योरेटिकल या एकेडमिक डिस्कशंस कहते हैं, और एक तरफ पॉलिटिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखना ज़रूरी है कि यार ठीक है, एकेडमिकली तो चीज़ें जो लिटरेचर में प्रोड्यूस हो रही है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या एकेडमिक जर्नल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो चीज़ों को देख रहे हैं, मगर एक्चुअल सेंस के अंदर ये क्या हो रहा है। फिर उसके अंदर भी आपके सामने एकेडमिक डिस्कशंस के अंदर भी आपके डिफरेंट थ्योरेटिकल डिस्कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। क्योंकि यू नो वेल कि जब आप सोशल साइंस को पढ़ रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस या इस तरह के सब्जेक्ट्स को, तो उसमें वो जो थ्योरी को देख के आपका जो लेंस है वो आप बदल लेते हैं ऑटोमेटिक। मगर वो भी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है, डिबेट है कि कौन सी थ्योरेटिकल जो डिस्कोर्स है, ये जो फाउंडेशंस है, ये कौन सी थ्योरी है या आइडियोलॉजी है जिसको आप लेके चलेंगे। खैर, ये एक लंबी चौड़ी बात है। तो देखें, आज के दौर में आपको एक चीज़ तो नज़र आ रही है, जैसे कश्मीर में अब आपके सामने हालात चल रहे हैं, वो तो भी आजकल तो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे ये बात मतलब आम है। मगर हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बिल्कुल ब्लैक आउट कर दिया उसने, और उधर नेट भी बंद हो गया, जो आज की रिपोर्ट है। तो इस सूरत हाल में, जो कि इतनी ज़्यादा, जो कि आजकल जो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक दूसरे के साथ जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो एक तजाद है, वो सिर्फ डिस्कोर्स का तजाद नहीं रहा ना, वो बाकायदा तौर पर एक दूसरे के साथ ओपोनेंट की सिचुएशन अख्तियार कर गया है, जैसे कि कोई दुश्मन है। मतलब आप मेन स्ट्रीम में बड़ी लेवल की बात नहीं करता कि जो कि एक, जो आप कह ले कि बड़ी एक खतरनाक लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स की तरफ से, जो एलिमेंट्स की तरफ से जो लड़ाई की जा रही हो, चाहे वो एक मिलिटेंट ग्रुप्स की शक्ल में हो, चाहे वो बलोच या पश्तून या कोई भी नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, जो जो एक प्रॉपर एक पोल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं आम सोसाइटी के अंदर मौजूद मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी या पीटीआई या इस तरह की पार्टी, जो कि एक नेशनल उसके अंदर बाउंड्रीज में रहते हुए, पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, उसमें रहते हुए पॉलिटिक्स करने की बात करते हैं, उनमें इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि आप एक छोटा सा कमेंट करें फेसबुक के ऊपर, आपको लग पता जाएगा कि हो क्या रहा है आपके साथ। बेजगह पढ़े लिखे बात भी कर देना, अगर तो पढ़े लिखे बात वो आपके एक मेन पॉलिटिकल वर्कर के सपोर्ट में हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको नजर आएगा कि यार मतलब ये हो क्या गया। आपको फिर वो बता देंगे पता इस चीज़ का, कि फिर आपको तो या तो पोस्ट डिलीट करनी पड़ेगी या कमेंट में उसके हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा, यार मैंने कहने का मतलब ये नहीं था यार, जो तुम ये कह रहे हो। अब ये जो पोलराइजेशन है, इस पोलराइजेशन, ये तो मैं बेसिक उसकी कर रहा हूँ, बाकी तो आपके सामने है कि हमारा सोशल फैब्रिक तो बेड़ा गर्क हो गया ना। मतलब आप मुझे ये बताएं, आप खुद स्टूडेंट्स हैं, आई एम ऑल्सो यू नो दैट टीचिंग एंड आई एम वर्किंग विद डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ एंड एक्सेट्रा। तो मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप खुद क्या फील कर रहे हैं। आप बैकवर्ड एरियाज में छोड़ें, आप पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के अंदर बैठ के आप किसी भी पीटीआई के वर्कर या किसी पीपल्स पार्टी या किसी भी वर्कर से उठा के बात तो करें जरा, ये क्या है, ये ऐसा क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर वो चीज़ ख़त्म हो गई। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, और इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ स्टडी सर्कल्स में, बल्कि एकेडमिक सेमिनार्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, रिसर्च आपके जो जो जर्नल्स हैं, उसके अलावा जो मीडिया
के अंदर इस पर लिखा जाना चाहिए, इस पर बोला जाना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आपका तो जो थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। या तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि भाई हमें एक यूनाइट कंट्री की ज़रूरत ही नहीं है, हमें एक अफ्रीका की तरह एक मौजूद कोनों खदरों में बैठे हुए वार लॉर्ड्स की तरह का माशरा चाहिए, जो जगह जगह गंद लेके बैठे हुए एक दूसरे को मार रहे हैं, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कुछ रूल है लॉ नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। या तो हम लोग मजमूई तौर पर ये तय कर लें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि सबसे जो संजीदा और पेचीदा अमल वो पॉलिटिक्स है। या फिर आप इस चीज़ को सोचें, इस पे बैठ के बात करें कि ये क्या है, इसकी क्या वजूहात रही हैं, और वजूहात को जानने के पीछे भी दो बुनियादी नज़रियात हैं। एक तो वो हमारा आइडियलिस्टिक थ्योरी है जो कि चीज़ों को काट काट के अलग अलग करके हवा में चीज़ों को एनालाइज कर रही होती है। एक वो साइंटिफिक बुनियादें हैं चीज़ों को देखने की जो उसके रीजंस में जाके देखती हैं, उसको देखना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे इस छोटी सी डिस्कशन के अंदर इन दोनों चीज़ों को देखें। पहले तो जो हमारे जो एकेडमिक, क्योंकि मैं एक रिसर्च पेपर आई विल शेयर विद यू एज वेल आफ्टर दिस सेशन, कि वो एक अच्छा अभी 10 दिन पहले इसके ऊपर एक रिसर्च आर्टिकल आया जो करंट इंटरनेशनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन के ऊपर है, मगर हम उसको पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा बहुत समझने के लिए हम एनालाइज कर सकते हैं। तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा रीडिंग इसके लेक्चर के बाद, तो उसको भी हम देखेंगे। बाकी हम ये बदी चीज़ों को भी देखेंगे। तो पोलराइजेशन जो है, सादे अल्फाज में अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसा है कि ग्रुप्स का आपस में, जो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप है, चाहे वो सोशल ग्रुप है, कोई भी है, वो आपस में डायलॉग का ख़त्म हो जाना, एक दूसरे के साथ वो जो एक जुड़त है वो ख़त्म हो जाना, स्पेस ख़त्म हो जाना, और एक दूसरे के बिल्कुल एंटी आके कैंप्स के अंदर बैठ जाना। अब वो कैंप कितने एक्सट्रीम लेवल पर है वो एक अलग बात है, मगर एक बात कॉमन है कि आपने दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना, और ये अल्टीमेट थ्रेट करता है आपके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, डेमोक्रेसी को, जो कि हम ये समझते हैं कि कोई भी सोसाइटी है उसको अगर आपने आगे लेके जाना है तो वो इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। चाहे आप आफ्टर रेवोल्यूशन बात करें या जिस तरह भी बात करें, मगर डेमोक्रेसी जो कि हमारा कंसेंसस है सोशल साइंसिस का, साइंटिस्ट का, कि इसके बगैर हम सोसाइटी में हार्मनी नहीं क्रिएट कर सकते। और डेमोक्रेसी आखिरी तजज़िये के अंदर इन लॉन्ग टर्म आपकी एक इंक्लूसिव सोसाइटी को लेके बनाती है, और इंक्लूसिव सोसाइटी ही वो बुनियादी सोसाइटी है जिसके लिए मेरे ख्याल में हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एटलीस्ट जो गैप है उसको लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और इक्वल एक्सेस हो। तो ये एक बेसिक हमारा, और इसको चूज़ करने के पीछे टॉपिक यही था। हालांकि बहुत सारे हम बात कर सकते थे चीज़ों के ऊपर, मगर इसके ऊपर बात करना ज़रूरी इसलिए थी कि इससे आगे से सफ़र शुरू करेंगे, व्हाट एंड हाउ। फिर उसके बाद साइंटिफिक चीज़ें हैं बहुत सारी। तो इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट है बेसिक के, मतलब जैसे कि डायमेंशंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या है इसकी, तो उसके अंदर मेन चीज़ जो है आपकी, वो हम दो चीज़ों में देखते हैं। अगर मैं बात करूँ एकेडमिकली ना, मैं आपको अभी उस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर या पॉलिटिक्स या जो प्रैक्टिकल नहीं एकेडमिक में बात कर रहे हैं, तो उसको दो चीज़ों में देखा जाता है पोलराइजेशन को। एक उसकी स्टेट क्या है इस वक्त, एक वो प्रोसेस में कैसे है। और पाकिस्तान के हवाले से हमें इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि एक चीज़, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बंदा ऊपर से गिर रहा है, गिर गया पहाड़ से, आप उसको बोलेंगे सुनाओ यार मैं कैसा हूँ, नो कैसे हो, कहता है बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो ऊपर से हवा है, ठंडी हवा लग रही है, बड़ा फील हो रहा है बारिश की, मतलब क्योंकि वो आप मार्गला हिल से गिर रहा है ना, वो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, उसको एंजॉय कर रहा है, क्या फील हो रहा है ना। मैं उसको ये नहीं पता यार 2 मिनट की ये फीलिंग है, उसके बाद तो नीचे गिरना है भाई। तो ये स्टेट है कि वो गिर चुका है, उसका जो मतलब प्रोसेस में आ गया है ना, वो स्टेट मतलब स्टेट तो है वो गिर चुका है, प्रोसेस क्या है वो नीचे गिर रहा है। फिर प्रोसेस की इंटेंसिटी कितनी है, फिर उसके बाद वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार आपसे ये बात करूंगा कि देखिए मैं जिस मेथड को लेके चल रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, वो साइंटिफिक मेथड है। एक तो चीज़ें हैं या ठीक है हो रही हैं, हो जाएंगी, शायद कोई एलिमेंट्स हैं जो बाद में लोगों के जहनों को बदल देंगे, फिर अचानक आपको पता लगेगा यार मैं गलत कर रहा हूँ, फिर आपको एक और ख्याल आ जाएगा बैठे बैठे कि नहीं ऐसे कर देना चाहिए, फिर आप उस ख्यालात की बेस के अंदर चीज़ों को सेट कर देंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। एक
प्रॉपर हर चीज़ की एक साइंटिफिक बुनियादें होती हैं और उन साइंटिफिक बुनियादों के कॉजेज़ एंड उसके इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इन दो डायमेंशन में हमें इसको देखने की ज़रूरत है, पोलराइजेशन को। तो इसमें मज़ीद ये है कि अगर आप इसकी बात करें कि इसकी कॉजेज़ के ऊपर, तो इसमें भी डिफरेंट थियरिस्ट ने डिफरेंट बातें की हैं। कोई ये समझता है, कोई ये कहता है कि नहीं, जो इसके जो कॉज है पोलराइजेशन का, वो बेसिकली पावर मैनेजमेंट है, कि जो हमारी एग्जेक्टिव है वो पावर को मिसमैनेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में पोलराइजेशन हो जाती है और उसकी वजह से हालात ख़राब हो जाते हैं। तो लिहाजा हमें पावर को बड़ा मैनेज करना चाहिए और उसके लिए फिर वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की थ्योरी आ जाती है। ये जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन की थ्योरी है कि इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म ठीक होना चाहिए, जैसे आजकल के हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर के, मतलब जो हमारे इकोनॉमिक्स के दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। जो मॉडर्न इकोनॉमिक डिबेट है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चल रही है कि भाई एक, क्योंकि हमारी तीन बेसिक डिस्कशंस हैं। एक कहते हैं डिमांड साइड है, वो कहते हैं अगर आपने चीज़ों को ठीक करना है तो डिमांड को बेहतर कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक तरफ वो सप्लाई साइड लोग हैं, वो कहते हैं नहीं यार, आपको अगर इकोनॉमी को स्टेबल करना है, क्योंकि इकोनॉमी भी बड़ी फैक्टर है सोसाइटी को स्टेबल करने की, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है ना इसको जो सप्लाई साइड लोगों को, सरमायादारों को फ़ायदा देना शुरू कर दें। सरमायादारों को फ़ायदा देंगे तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि पैसा ज़्यादा आ जाएगा उनके पास, फिर वो ट्रिकल डाउन करेंगे और ट्रिकल डाउन करने के बाद आम लोगों को नौकरी मिल जाएगी। एक ये बड़ी थ्योरी है। और अमूमन आपके सामने जो हमारे बहुत सारी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें से एक आध इसी चीज़ को सपोर्ट करती हैं और एक आपकी जो है ना क्लियर कट डिमांड साइड वाली है। जैसे कि कहा जाता है, जो कि मैंने डिफरेंट जगहों से देखा, वो जो PMLN है वो उसके बारे में कहा जाता है सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली। आप ये हमेशा बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि वो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं तो वो आपको नज़र आती है कि जब उसकी गवर्नमेंट में आती है तो वो कोशिश करती है कि वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाती है, वो थोड़े बहुत मिनिमम सैलरी रेट सेट करती है। तो इन इकोनॉमिक्स डायमेंशन इसको हम डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट या डिमांड साइड पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसीडर करते हैं। और इसके बीच में दरमियान में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं जो कि इदारों को ठीक करने की बात करती हैं, तो वो इंस्टीट्यूशनल डिबेट्स को प्रोसीड कर रही होती हैं ना। तो उसके अंदर हम कहते हैं कि बेसिकली हमारा चूंकि इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है, जो मैकेनिज्म है, अगर हम इसको ठीक कर दें तो हम शायद और उसकी वजह से पावर को हम मैनेज कर दें तो शायद हमारा मामला सेट हो जाएगा, चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो जाएंगी, चीज़ें ओके हो जाएंगी ना। एक बड़ा काज वो उसको कंसीडर करते हैं। तो उस हवाले से भी हम देखेंगे कि यह कितनी बात सच्ची है और ये कहाँ पे वारदात करते हैं कि हमें ये बता के भाई, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का मसला ये है कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इदारों को लिमिटेशन लगा दी जाती हैं, तो इदारा चूंकि अपनी लिमिटेशन में काम कर रहा है, बेचारा क्या करेगा। जैसे कि आजकल हमें कहा जाता है कि यार मिसाल के तौर पर अब क्या करे वफाक, पैसे तो है नहीं उसके पास, वो क्या सुबह सारा पैसे ले जाते हैं, तो लिहाजा हम क्या करें भाई, हमारी मजबूरी है, तो भाई ये जो हो रहा है तो इसलिए लिहाजा प्रेसिडेंट सिस्टम ले आओ, सारा वफाक को कंट्रोल दे दो, तो लिहाजा मतलब चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 18वीं तरमीम 2018 में होती है, जो उसमें पहले होती है, उससे पहले तो उसके अंदर मतलब वो ये होता है कि 18वीं तरमीम के बाद, तो उससे पहले बल्कि काफ़ी 18 तरमीम, हाँ, तो इसमें 2008 में, सॉरी, तो 18 तरमीम के बाद जब वो बलूचिस्तान पैकेज स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उसके अंदर ये हो जाता है कि काम ख़राब हो गया, पावर चली गई सूबों के पास, पैसे ले गया सारा वो। मगर उससे पहले तो हमारा कंपैरिजन यूरोप वाले अपने साथ करते थे कि वो कहते थे कि पाकिस्तान इतना डेवलप है, हम क्या करें, ऐसी पाकिस्तान की पॉलिसी यूज़ करें ताकि हम भी डेवलप हो जाए, क्योंकि पहले वफाक के पास सारा कुछ था, वो हम डेवलप थे। तो इस किस्म की डिबेट्स के अंदर आपको उलझा के इस तरह की चीज़ों को करके वो असल बात से फिर साइड पे चले जाते हैं कि यार अगेन वट, ठीक है चलो 2005 से पहले चले जाओ, क्या था, खुशहाली थी, पहले भी तो ये कुछ था। तो ये इंस्टीट्यूशनल पावर मैनेजमेंट की जो थ्योरी है, इसके अंदर भी फिलोसॉफिकल बड़े फ्लॉज हैं जब आप इसको देखते हैं। तो इसके अलावा आपको एक और बड़ी मतलब थ्योरेटिकल जो कि मिलता है पॉइंट ऑफ व्यू के, यार असल में मसला ये है कि पोलराइजेशन होती है, क्योंकि असल में डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट क्लास ग्रुप्स हैं, तो वो एक दूसरे से अलग हैं, वो हर जगह पे डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो लिहाजा यही एक बुनियादी वजह बनती है। मगर इस पे वो फिर क्रिटिक कर जाते हैं ना, मतलब आप पढ़ेंगे मतलब तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, वो क्रिटिक कर जाते हैं। अच्छा ठीक है यार, वो एग्जिस्ट तो करती है चीज़ें, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल एक्टर्स उसको गलत यूज़ करते हैं। वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो वो उसको बड़ा गलत यूज़ कर रहे होते हैं और लोगों को परसुएड करते हैं कि आप गलत साइड पे चले जाएं
और हम हेट की पॉलिटिक्स, हेट की स्पीच करते हैं ताकि लोग आ जाएं, लिहाजा डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात बड़ी अच्छी शुरू करते हैं कि कल्चरल ग्रुप्स हैं, सब कल्चरल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट स्टेट एक्टर्स हैं, स्मॉल स्टेट्स हैं, सारा कुछ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात शुरू करते हैं, बंदा कहता है काम की बात कर रहे हैं ना, फिर ऊपर से यहाँ से घुमा के आपको कहते हैं कि नहीं मसला ये है कि वो एग्जिस्ट तो करते, लड़ाई नहीं है आपस में। जैसे मिसाल के तौर पे लायलपुर जो कि पुराना फैसलाबाद हुआ करता था नाम उसका, उसके अंदर एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ गिरजाघर है, तो लिहाजा तीनों इकट्ठे रह रहे हैं। तो ये तो कोई ऊपर से बड़ा पॉलिटिकल लीडर आएगा बोलेगा नहीं तुम जो है ना, वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट है, दैट्स हैविंग डिफरेंट थिंग। बट लोगों की कल्चरल आइडेंटिटीज, उनकी एग्जिस्टेंस, वो कुछ और चीज है उसकी। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, जो कॉलोनाइजेशन का सारा एक प्रोसेस था, जो इंपीरियल एक्सपेंशन हुई है, उसके अंदर जो गलत तरीके से लोगों को मतलब कब्जा किया गया, उसके अंदर उठने वाले सेंटीमेंट्स, उसकी क्या आप उसको वर्तेंगे? तो यहाँ पर आके भी वो एक किस्म की थोड़ी सी गड़बड़ा के चीज़ों को कंफ्यूज करके आगे ले जाते हैं। ठीक है, एक ये भी वजह है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, असल में ना मसला ये है कि इंसान की एक कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियरल थीरीज भी हैं, जिसके अंदर वो इंसान को जिम्मेदार कह देते हैं। भाई असल में इंसान के ना डीएनए में डिफेक्ट है, उसके अंदर कोई फतूर है, लड़ना चाहता है, वो लड़ने के लिए जाएगा कि क्योंकि वो मसला, वो बिहेवियरल थ्योरीज उसके ऊपर बात करेंगी, बड़ी अच्छी चीज मिल जाएंगी आपको। मतलब क्राइम के ऊपर भी आपने पढ़ी होंगी, यू आर ऑल फ्रॉम सोशल साइंसेज आई थिंक सो। कई लोग कहा था असल में क्राइम क्यों करता है, क्योंकि उसके डीएनए में क्राइम का कोई ना कोई जगह मौजूद होती है ना। अब ऐसे है ना कि मतलब एक ये थ्योरीज भी है कि वो क्योंकि वो कर रहा होता है। सोसाइटी तो मैटर ही नहीं करती ना, वो सोसाइटी तो कुछ करती ही नहीं है। सोसाइटी क्या है, मतलब एक वो अगर आप उसको जैसे कि जिसने आम भी मगालते भी हैं हमारे ना, फैलेसीज भी हैं कि आप किसी को ले जाओ, कहता है यार देखो छोड़ दो बच्चे को उसके हालात पे, जितने गलत करना है वो कर ही लेगा, तुम्हारे रोकने से कुछ नहीं करता कोई। ये हमारे डेली प्रैक्टिसेस के अंदर ही चीजें आ गई हैं। मतलब इसका इतना इम्पैक्ट है इन चीजों का, मतलब हमारे पर। बाकी एक ट्रेडिशनल थीरीज हैं, ट्रेडिशनल मतलब काजेज हैं जो कि आम हम हर जगह पढ़ते हैं। इकोनॉमिक काज है उसमें, कल्चरल काजेज हैं उसके अंदर, जो है ना आपकी पॉलिटिकल काजेज हैं उसके अंदर, इंटरनेशनल काजेज हैं, और ये इस तरह की चीजें हैं। ये तो एक हो गया ब्रॉडर थ्योरेटिकल, जो कि एक हमारा कॉन्सेप्ट है, एकेडमिक कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन के ऊपर, कि ये उसकी वजूहात हैं। आप इस पे बैठे हैं तो मेरे ख्याल में लंबा चौड़ा लिटरेचर मिल जाएगा। इकोनॉमिक में जो बेसिक आपको पता लगेगा वो इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक काज में सबसे जो बुनियादी चीज़ वो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी इस तरीके से, और उसको भी दो हम डिवाइड करते हैं हिस्सों में इनइक्वालिटी को। एक इनइक्वालिटी वो है कि जो कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से लिंक करते हैं, कि आपकी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर आपकी ठीक होगी, इनइक्वालिटी मतलब नहीं होगी, तो फिर चीज़ें पोलराइज नहीं होंगी। और ये हकीकत भी है, मतलब क्लास अगर हम देखें तो बेसिकली जो आप मार्क्सिस्ट उसके अंदर देखें तो आपको ये नज़र आएगा वाकई ये एग्जिस्ट करता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का दूसरा जो है ना उसका आउटकम से रेलिवेंट है, वो प्रोसेस है, अपॉर्चुनिटी की एक्सेस है। उसके हवाले से हम उसको देखते हैं कि इनइक्वालिटी में अगर आपकी जो, अगर लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो फिर वो शायद चीज़ों को देख लेते। ये भी एक उनकी डिस्कशन है। तो ये तो हो गया एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। इसमें लंबी चौड़ी हम बात कर सकते हैं, बट क्योंकि टाइम शॉर्ट है, फिर आगे क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के होने हैं, तो फिर हम उसको मजीद चीज़ों को उसमें एड्रेस कर लेंगे। अब हम पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं ना, कि पाकिस्तान में ये पोलराइजेशन क्यों है। अच्छा, मज़े की बात है कि पाकिस्तान में पोलराइजेशन और नॉन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इकट्ठी पाई जाती है। या तो आप एक्सट्रीम की पोलराइज हो जाते हैं, सारे पॉलिटिकल अलग कैंपों में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक मुसीबत ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा, खास तौर पे स्टूडेंट्स के अंदर मैं देख रहा हूँ, वो ए पॉलिटिकल हो गए हैं, जो सबसे ज्यादा लम्हा फिक्री है। पहले हम बैठे हुए बात कर रहे थे हट्स के ऊपर, यही बात कर रहे थे। देखें, अब वेस्ट को हम देखें, वेस्ट की जो स्टेट्स हैं वो ओपनली पैलेस्टाइन इशू के ऊपर सपोर्ट कर रही है इसराइल। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, आपके सामने है सारा कुछ। बट उस स्टेट के मतलब नरेटिव के एंटी एक नरेटिव डेवलप हो रहा है, वो अवाम का हो रहा है। और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर लोग निकल रहे हैं, या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर लोग निकल रहे हैं, स्टूडेंट निकल रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको इसी तरीके से आपको मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज में नजर आता है। पाकिस्तान जो कि हमारा शुरू से दावा रहा है कि हम एक मुस्लिम स्टेट है, हम मुसलमानों के लीडर हैं, हम मुसलमानों के लिए लड़ना जानते हैं, और उस तमाम मामलात में हम लोग के, हम फ़लस्तीन के हकूक़ के साथ हैं, जुल्म हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पर मास मोबिलाइजेशन का लेवल
दो चार पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं, ज़बरदस्ती करती हैं, अपने बंदों को पकड़ती हैं, उनकी मिन्नतें करती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट होते हैं, उनके अंदर जब बड़ी मुश्किल से मिन्नत करके 15-20 लड़के इकट्ठे करती है, या लड़के लड़कियां इकट्ठे करते हैं, उसमें फीमेल पार्टिसिपेशन तो और ना होने के बराबर है। ठीक है, तो इकट्ठे करके फिर आप थोड़े प्रोटेस्ट करके तस्वीरें खींच के मतलब करते हैं, कितना मतलब मुश्किल हो रहा है ये। इस लेवल पे जहां पर आपके लिए कोई मसला भी नहीं है, आप निकल आए कुछ कर लें, कोई इशू नहीं है, मगर इतना ज्यादा आपका इस प्रोसेस से ईमान उठ गया है। एक तरफ ये सिचुएशन है, एक तरफ ये सिचुएशन है कि आप थोड़ा सा बाहर आते हैं किसी अपने जो नेशनल इश्यूज हैं, और नेशनल इश्यूज में भी क्या, आपकी जो अपनी पार्टी के साथ हमदर्दियां हैं, उसके ऊपर आप इतने ज्यादा बाइस्ड हो जाते हैं कि आप बिल्कुल बेड़ा कर। एक ये, दूसरी तरफ ये चीज आपको बेहतर पता है कि आप एक ऐसी स्टेट हैं जो कि एक नेशनल यूनिट नहीं है, एक लैंग्वेज, एक कौम, एक चीज नहीं है। अब आप इसको जितना भी छुपा के बोलें, जितना भी ढका छुपा अंदाज से बोलें, वो आपकी मर्जी है, बट अब नहीं है। आप मॉडर्न नेशनल की जो नेशन की डेफिनेशन है पूरा नहीं उतरते। अगर उतरते तो मैं भी समझना चाहूंगा कैसे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूँ चीजों को। तो मगर आपको फिर भी एक नेशन एक चीज बताती है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब पाकिस्तान को अगर मैं पूछूं कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आप क्या बोलेंगे? 7,96,096 मरबा मीटर जो के इलाका है वो पाकिस्तान है। वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है, तो आप वो लाइन लगा के बोल देंगे पाकिस्तान हो गया। भाई उससे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक पेज है जिसने जोड़ा हुआ है सबको आपस में। अब प्रॉब्लम ये बन गई है कि इस स्टेज पर आके आपका वो पेज भी नहीं रहा, ठीक है ना, वो भी टूट गया। अब उसके पीछे वो बुनियादी वजह जो कि मैंने आपको शुरू में ये बात की है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एक तो बुनियाद ही है आपकी। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि बुनियाद क्योंकि खराब है तो लिहाजा उसको दोबारा खत्म कर दो, नहीं, चीजें आगे बढ़नी चाहिए, मगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। प्रॉब्लम ये है ना कि सबसे पहला मसला तो ये है कि आप किसी भी माइनॉरिटी या सब नेशन ग्रुप को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मतलब ये तो है एक पोलराइजेशन का, तो एक तो एस्पेक्ट मैंने बता दिया आपको कि वो ये पोलराइजेशन हुई है कि आपकी जो एक अपने विद इन एक कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन नेशनल लेवल, दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स आर नॉट गेटिंग एग्री एंड कमिंग ऑन द सेम पेज, और इतने एंटी हो गए हैं कि मार धाड़ के लिए तैयार हो गए हैं दूसरे को। एक तो ये एब्स्ट्रैक्टिव एक ऊपर वाली शक्ल है। एक उसकी मजीद अंदर जाके देखें तो आपकी जो बेसिक फाउंडेशंस हैं जो अब जहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी तो क्वेश्चन मार्क है ना एक। क्या नहीं है आप मतलब, अब क्या लगता है कि नहीं है? आपकी किसी भी एक सूबे की एक उसको हिस्ट्री को उठा के देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि क्या कहानी है अभी तक। मतलब ये तो ये समझ लो कि दो मुख्तलिफ, चार मुख्तलिफ भाइयों को या मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके घर में बिठा दिया, कोई एक भागता है दूसरे को पकड़ के लेकर आते हैं, दूसरा भागता है तीसरे को पकड़ के लेते आते हैं। अच्छा, उसमें प्यार से नहीं बिठा रहे, डंडे मार के लेकर आते हैं। फिर आगे वो कहां से बैठेगा आपके साथ? यार तो दिमाग खराब है। सबसे बुनियादी वजह, ठीक है, इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में हुआ है ऐसा कि बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि मतलब आपके सामने यूएसए, यूएसए क्या कि एक ही नेशन के लोग, एक ही कौम थी सारी, क्या एक ही लोग थे, एक ही जुबान बोलने वाले थे। आखिर वो भी तो इकट्ठे हुए, उन्होंने भी तो आखिर मतलब चार्टर मतलब बनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एग्री हुए, और आज तक चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और दुनिया की स्टेट्स हैं, तो ये तो नहीं है कि पहली दुनिया के थे, मगर वो उनकी सूबों की या उन कौमों की सोवरेनिटी को जरब लगाए बगैर उनके साथ इक्वल शेयरिंग बेसिस के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। कि ठीक है यार, मतलब यूएसए के अंदर आपका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर क्या है कि कुछ मामला हैं जो फेडरल संभाल रहा है इख्तियार के लिए, बाकी आपको दिया हुआ है सूबों में। लेजिस्लेटिव इख्तियार भी दिया हुआ है सूबों को कि वो अपने हिसाब से लेजिस्लेशन कर सकते हैं, मगर आपका देख लें कि आपके क्या हालात है। तो एक तो देखें बुनियादी वजह ये, अगर आप इस चीज़ को तस्लीम करें या ना करें, एक तो ये है। दूसरा आपका एक एवोल्यूशन, बार 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 आप तोड़ते रहे, फिर मजीद स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक वाहिद जरिया बच जाती है जो चीज़ों को जोड़ती है। आपने स्टूडेंट यूनियन बैन कर दी, आपने स्टूडेंट को इतना भी नहीं कहा, कहते हैं कि भाई मसला ये है कि असल में ना मजदूर का मजदूरी करना है, ठीक है ना, स्टूडेंट कहाँ पढ़ना है,
मुलाजिम नौकरी करे, हुकूमत जाने, सियासत जाने, हम जाने, तुम साइड पे हो जाओ, उसका इम्पैक्ट क्या बड़ा, स्टूडेंट को पता ही नहीं पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता। आई एम अ टीचर, आई कीप स्पीकिंग विद माय स्टूडेंट्स, माय ऑन माय क्लास फेलोज। अगर मैं उनसे बात करता हूँ तो यकीन करें मैं बड़ा हैरान रह रहा होता हूँ। और अच्छा, अलमिया ये नहीं है कि बीएस के या इंटर के स्टूडेंट्स ये बात करें, जब मैं किसी पीएचडी स्कॉलर के पास बैठ के बात करता हूँ तो मुझे मतलब ये दिल करता है या तो मैं अपना सर फोड़ लूं या मैं इसको कुछ आगे हाथ बांध लूं, यार बस करो, क्या हो गया अभी। यानी कि यार इतना ज्यादा अजाब पैदा हो गया हमारे लिए। अब ये वो बुनियादें हैं हमारी पोलराइजेशन की। मतलब अच्छा, फिर आप आता है, एक बंदा आता है, वो लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, भाई तुम ऐसे करो, पूरी सोसाइटी ना बटन है बिजली का दबा दिया, ओके है, फिर बंद कर दो, फिर लाइट ऑन कर दो, फिर बंद कर दो, सोसाइटी का ये मजाक बनाया हुआ है ना। अब इस सारे प्रोसेस का इफेक्ट तो कुछ चीज होती है, नहीं होता कुछ भी। तो देखें, अगर हम इसको जितना भी चीजों को लेके जाना शुरू करें तो बहुत लंबी बात है। मैं इसको अगर कंक्लूजन की तरफ लेके आऊं तो मैं ये समझता हूं कि देखें, ये चीजें आपकी बुनियादों के अंदर मौजूद है। फिर चूंकि हम एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट हैं और आगे हम खुद भी वही हरकतें कर रहे हैं, हम बेशक जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं हम उनको भी उसी प्रोसेस के जरिए दबा के रखा हुआ है हम लोगों ने। तो मैं ये समझता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों के ऊपर, बाकी आप आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे इंशाल्लाह, हम इसको मजीद एड्रेस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब तक आप कौमों को, जो आपकी मुख्तलिफ कौमें हैं, पंजाबी, सराइकी, बलोच, पश्तून, सिंधी और इसके अलावा कोई और माइनॉरिटी अगर लिंग्विस्ट ग्रुप्स हैं, आप जब तक उनको उनकी इज्जत के साथ, उनकी हैसियत के साथ एक्सेप्ट करके उस शेयरिंग के ऊपर आप उनको नहीं देंगे जगह अपने नेशनल लेवल पर, उस वक्त तक आप जितने भी ये झांसे देते रहे कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट एंड दैट एंड दो, वो जॉर्गन्स के अंदर फंसा फंसा के जितना भी आप चाहे इतने बड़े मक्खियां मक्खियां मारे, मैं बोलता हूँ सीधा कि लिटरेचर प्रोड्यूस करते कुछ नहीं होना। सबसे पहला देखें, जरूरी है कि आपने वो बुनियादें, मादी बुनियादें देखें ना। मैंने शुरू में आपको पहले मैंने बात की थी कि मैं साइंटिफिक मेथड के साथ में हूं, कि हर चीज के मटेरियल रीजंस होते हैं। आप उन मादी बुनियादों को खत्म करें, चीजें ऑटोमेटिकली खुश हो जाती, सेट हो जाती हैं। मतलब आप नाराज बलोचों को मनाना तो चाहते हैं, मगर आप उनको गायब करने से नहीं हटेंगे। आप पश्तून को कहना तो चाहते हैं कि तुम भाई क्यों एग्रेसिव हो रहे हो, मगर तुम ऑपरेशन नहीं खत्म करोगे वहां पे। ठीक है, सराइकियों कहते तो हो कि यार तुम लोग जो है ना भाई, क्या कर रहे हो, तुम लोग का दिमाग खराब है, तुम सराइकी सूबे की पंजाब तोड़ने की बात करते हो, मगर सराइकी कम्युनिटी को उनके इलाकों में राइट नहीं दोगे, उनका जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर वो पावर शेयर नहीं दोगे आप उनको। ऐसे ही सिंध के अंदर आप यकीन करें, आप जाएं रहीम यार खान की तरफ, जाएं नीचे जाएं, एक अलग स्टेट बनी हुई है, डाकू बैठे हुए हैं, यकीन इनसे डाकू नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। मतलब पोलराइजेशन का लेवल ये आ गया है, वो डाकू जो चार लोग हैं वही इनसे उनके लिए बुकटी को बुला के ऑपरेशन करवा रहे हैं। पुलिस वाले बड़े बड़े पेट लेके बैठे हुए हैं कि यार उसको बुला के ऑपरेशन करवाएं यार। मतलब ये आलम आ गया आपका कि आप इन चीजों के अंदर। तो देखें, आपको जब तक इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है तो इक्वल शेयरिंग आपको देनी पड़ेगी, नंबर वन। दूसरा, चीजें प्रोसेस में जाके ठीक होती हैं, एकदम कुछ ठीक नहीं होता, और वो एवोल्यूशन है। आप चीजों को इवॉल्व होने दें और उसमें डिस्टॉर्शन ना पैदा करें। आप पॉलिटिकल प्रोसेस को ना रोकें, आप बीच में इंटरफेरेंस ना करें। तो उसमें यह है कि आप जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस को जारी रखेंगे, चीजें अपने हिसाब से चलती रहेंगी, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसान की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मजदूर की पॉलिटिक्स हो, चाहे जो पॉलिटिक्स भी हो। हर ग्रुप जानता है अपने मफादात को, वो उसमें आके खुद ब खुद चीज़ों को वो जोड़ेगा और सेट होंगे। तो मैं ये समझता हूँ इंटरनेशनल फैक्टर भी हैं इसके अंदर, मगर मैं उस पर बात नहीं करूंगा, चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, कभी नेक्स्ट टाइम जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बात करेंगे। मगर ये तमाम चीज़ें तो दो बुनियादी चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं सोल्यूशन के हिसाब से, आप लोगों को बराबर का शेयर दें, नहीं, और साथ साथ प्रोसेस को चलने दें। नहीं तो आप जितना कुछ भी कर लेंगे कुछ नहीं होना। और ये ना हो कि हम कहाँ किताबों में पढ़ा करते थे कि एक रोम हुआ करता था और एक फलां हुआ करता था, तो हमें ये ना कहना पड़े कि कुछ और भी हुआ करता था। ठीक है, ये चीजें या वो टूट चुका है या डिवाइड हो चुका है, ये मामला देखें, ये हकीकत है। हम कबूतर तरह आंखें बंद नहीं कर सकते, जो चीज हो रही है वो हो रही है। तो मेरा तो ये है, बाकी आगे आप जो पूछना चाहें तो। क्वेश्चन आंसर है अगर
सर थोड़ा सा अगर मैम